में हम एक ऐसे कॉरपोरेट एम्पायर को डाइसेक्ट करने वाले हैं जो एक टाइम पर लिटरली अनटचेबल लगता था। मतलब एक ऐसी कंपनी जो लगभग हर घर का हिस्सा थी, जिसका लोगो आपको हर दूसरे शहर में दिख जाता था, और फिर वो एकदम से गायब हो गई। ये प्रॉपर कॉरपोरेट ऑटोप्सी है, जहां हम स्टेप बाय स्टेप ट्रैक करेंगे कि आखिर इतनी मैसिव मार्केट डोमिनेंस मिट्टी में मिली तो मिली कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं और ब्लॉकबस्टर के इस इनक्रेडिबल फॉल की पूरी कहानी में डाइव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले सेक्शन से, राइज ऑफ द जायंट, द 1985 एम्पायर। ये वो दौर था जब अपने नज़दीकी ब्लॉकबस्टर स्टोर जाना किसी भी फैमिली के लिए एक आइकॉनिक फ्राइडे नाइट रिचुअल बन चुका था। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 9000। दुनिया भर में इस एम्पायर के 9000 से ज्यादा स्टोर्स थे। आप इस स्केल को इमेजिन करके देखिए। इस लेवल पर ऑपरेट करने वाली कंपनी को लगना बहुत नेचुरल था कि वो पूरी तरह से इनविजिबल है। उन्हें लगता था उनका मार्केट शेयर कभी कोई हिला ही नहीं सकता। लेकिन पता है क्या होता है? जब एक जायंट सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में बैठा रहता है, असली प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। और यहीं हमें ले आता है हमारे अगले फेज पर, द नेटफ्लिक्स मिस्टेक। एक ऐसी मैसिव मिस्ड अपॉर्चुनिटी जिसने सब कुछ बदल दिया। ये इस स्टोरी का वो टर्निंग पॉइंट है जहां एक एब्सोल्यूट जायंट का आमना सामना एक बिल्कुल छोटे से स्टार्टअप से होता है। $50 मिलियन। आपको शायद हंसी आए, लेकिन एक मीटिंग के दौरान ब्लॉकबस्टर के पास उस वक्त के नेटफ्लिक्स को सिर्फ $50 मिलियन में खरीदने का डायरेक्ट मौका था। पर उनका ईगो देखिए, उन्होंने इस डील को लिटरली हंसकर ठुकरा दिया और नेटफ्लिक्स को एक छोटी सी कंपनी बोलकर कंप्लीटली डिसमिस कर दिया। उन्हें लगा कि इंटरनेट के जरिए मूवीज भेजने का आइडिया टोटली फ्लॉप हो जाएगा। ये एरोगेंस उन्हें आगे चलकर कितना महंगा पड़ा, ये वाकई हैरान करने वाला है। इन दोनों की अप्रोच का डिफरेंस अगर हम देखें तो वो एकदम साफ था। एक तरफ नेटफ्लिक्स था, हाईली अडेप्टेबल। उन्होंने पहले मेल लॉजिस्टिक्स को मास्टर किया और फिर आगे बढ़कर इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर एक बहुत बड़ा बेट लगाया। और दूसरी तरफ ब्लॉकबस्टर, कंप्लीटली रिजिड। वो बस अपने उन्हें ब्रिक एंड मॉर्टर फिजिकल स्टोर्स पर अटके रहे। और सबसे क्रेजी बात तो ये थी कि उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उन इरिटेटिंग लेट फीस से आता था, जिससे कस्टमर्स ऑलरेडी बहुत परेशान थे। एक कंपनी स्मार्टली फ्यूचर की तरफ बढ़ रही थी और दूसरी कस्टमर्स को पेनलाइज करने वाले मॉडल पर रुकी हुई थी। चलिए अब देखते हैं इस फॉल के इंटरनल कॉजेस को। ईगो एंड लीडरशिप फेलियर्स, यानी अंदर की इंटरनल रॉट। बाहर की प्रॉब्लम तो अपनी जगह थी, पर जो अंदर का एरोगेंस और डीप सीटेड कंफर्ट जोन चल रहा था, वो और भी खतरनाक साबित हुआ। अगर हम टॉप लेवल पर इन पर्सनल फेलियर्स को देखें तो क्लियरली इनके ईगोज ने एम्पायर की जड़ें काट दी। सीईओ जॉन एंटिको ने स्ट्रीमिंग को सीधे सीधे एक नीश आइडिया कहकर डिसमिस कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कंपनी के इन्वेस्टर कार्ल आइकन ने पूरे बोर्ड को बोर्डरूम पॉलिटिक्स और इंटरनल पावर स्ट्रगल्स में उलझा कर रखा। और इस बोर्डरूम ड्रामा की कीमत किसने चुकाई? उन एवरीडे एम्प्लॉयज ने, जिन्होंने प्रैक्टिकली हेल्पलेस होकर अपने सामने एक जिंदा और थ्राइविंग एम्पायर को टोटली खाली शेल्स में तब्दील होते देखा। तो जब अंदर ये ईगो बैटल्स चल रही थी, तब बाहर क्या हो रहा था? यही हमारा अगला सेक्शन है, अ शिफ्टिंग कल्चरल लैंडस्केप। क्योंकि बाहर की दुनिया एक नए रेवोल्यूशन की तरफ शिफ्ट हो रही थी और इन्होंने सारे साइंस कंप्लीटली इग्नोर कर दी। इस शिफ्ट को हम एसेंशियली 3 मेजर फैक्टर्स में देख सकते हैं। पहला था कंज्यूमर नीड्स। लोगों को अब कन्वीनियंस और इंस्टेंट एक्सेस चाहिए था, बिना किसी लेट फी के हेडेक के। दूसरा फैक्टर था टेक्नोलॉजी लीप। ब्रॉडबैंड इंटरनेट ने आकर पूरे मार्केट को पलट दिया और स्ट्रीमिंग को प्रैक्टिकली बहुत वायबल बना दिया। और तीसरा, सबसे बड़ा शिफ्ट, कल्चरल सिंबलिज्म। फैमिली का वो वीकेंड फिजिकल स्टोर रिचुअल अब एक डिजिटल ऑन डिमांड लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो चुका था। पूरी दुनिया तेजी से मूव ऑन कर रही थी, पर ये कॉर्पोरेट जायंट वही अपनी पुरानी जगह पर फ्रीज होकर खड़ा रहा। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन, टू लिटिल टू लेट। कोशिशें तो इन्होंने जरूर की बचने की, पर वो एक्चुअली फेल्ड रिसेसिटेशन थी जो बिल्कुल देर से आई। इनकी कोशिशों का टाइम देखिए। साल 2000 में इन्होंने एनरॉन के साथ मिलकर एक वीडियो ऑन डिमांड पार्टनरशिप की, जो उनके अपने टेक्निकल फेलियर्स के चलते सिर्फ 1 साल में ही कोलैप्स हो गए। फिर 2004 आते आते उन्होंने ब्लॉकबस्टर ऑनलाइन लॉन्च किया, पर द कैच इज, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नेटफ्लिक्स ऑलरेडी कस्टमर्स की ब्रांड लॉयल्टी कंप्लीटली कैप्चर कर चुका था। और अगर हम आज की डेट की बात करें, आज बेंड ऑरेगन में सिर्फ एक आखिरी ब्लॉकबस्टर स्टोर बचा है, जो प्रैक्टिकली किसी फंक्शनल बिजनेस की तरह नहीं, बल्कि सिर्फ एक नोस्टैल्जिया म्यूजियम की तरह बचा हुआ है। इनोवेशन में डिले का ये एक बहुत ही ट्रैजिक और आयरॉनिकल अंजाम है।
तो आइए इस ऑटोप्सी को फाइनली कंक्लूड करते हैं इस आखिरी सेक्शन के साथ, पावरफुल लेसन्स इन फेलियर। लेट्स डिस्कस द पोस्टमार्टम। देखिए, सक्सेस और फेलियर के मैकेनिज्म में एक बहुत बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस होता है। सक्सेस ना आपको हमेशा कंफर्ट देती है, जिससे एक बहुत ही डेंजरस टाइप की कॉम्प्लेसेंसी पैदा होती है। कामयाबी मिलने पर लगता है सब हमेशा ऐसे ही बढ़िया चलेगा, पर फेलियर इन सारे भ्रम को एक झटके में तोड़ देता है। ये आपको हार्श रियलिटी दिखाता है और सर्वाइवल के लिए रीइन्वेंट करने पर फोर्स करता है। ब्लॉकबस्टर एक्चुअली अपनी ही पीक सक्सेस का शिकार हो गया, और जब तक उन्हें इस फेलियर का एहसास हुआ तब तक रीइन्वेंशन का टाइम निकल चुका था। इन सारे एनालिसिस को अगर हम निचोड़ कर देखें तो कुछ एब्सोल्युटली कोर टेकअवेज निकलते हैं। पहला, मार्केट लीडर होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप फ्यूचर प्रूफ हैं। दूसरा, आपके राइवल्स कितने भी छोटे क्यों ना हों, ह्यूमिलिटी रखना बहुत क्रूशियल है। तीसरा, कंज्यूमर सेंट्रिक होकर इवॉल्व होना कोई ऑप्शन नहीं, मैंडेटरी रूल है। और चौथा, सबसे क्लियर लेसन, अगर इनोवेशन देर से आए तो उसका इम्पैक्ट प्योरली जीरो होता है। ये बातें सिर्फ कॉर्पोरेट हिस्ट्री नहीं है, ये प्रैक्टिकली हमारे करियर्स और लाइफ के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं। इसलिए इस पूरी ट्रेजेडी को एक बिजनेस एनालिस्ट के इस सिंगल माइक ड्रॉप कोट से सबसे बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है। नेटफ्लिक्स डिडंट किल ब्लॉकबस्टर, ब्लॉकबस्टर किल्ड ब्लॉकबस्टर। ये प्रैक्टिकली इस बात को फर्मली एस्टैब्लिश करता है कि ये मैसिव एम्पायर किसी और ने नहीं, बल्कि अपनी ही रिजिडिटी, डिले और इंटरनल ईगो से खत्म किया। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले एक बहुत ही जरूरी और थॉट प्रोवोकिंग सवाल है हमारे सामने। Are today's untouchable tech giants making these exact same mistakes? क्या आज के बड़े बड़े टेक एम्पायर्स भी वही सेम एरोगेंस और डिले दिखा रहे हैं जैसा हमने इस कहानी में देखा? ये एक ऐसा सवाल है जो आपको मॉडर्न कॉर्पोरेट लैंडस्केप को कंप्लीटली नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। इस डीप डाइव में हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया।